हाय गैस, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों ने मेरा लास्ट के जो 3 लेक्चर हमने डाले हैं तो उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो भी रेलवे इंजीनियरिंग में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो परमानेंट वे होता है वो क्या होता है, या परमानेंट ट्रैक भी उसी को बोलते हैं, तो होता क्या है, और फिर उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में एक डिस्कस किया था क्या क्या होते हैं उसमें, और वन बाय वन हम उसको देखते जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने रेल के बारे में डिस्कस किया कि रेल क्या होती है, क्या उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, क्या उसके डिफेक्ट्स होते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो अब हम बात करेंगे जो भी जितना भी हमारा लास्ट के 3 लेक्चर हुए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग रेल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या क्या हो सकता है कि सबसे पहले यूज़ में आया डबल हेडेड, फिर उसके बाद बुल हेडेड, फिर फ्लैट फुटेड। तो अभी इंडिया में कौन सा यूज हो रहा है करंटली? फ्लैट फुटेड। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर, दिस वन विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने अपने लेक्चर में देखा था कि व्हाट विल बी द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रेल। तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रेल शुड बी हाउ मच? 72 kg/mm²। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, फिर उस पर हमने बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले बात करें तो रेल शुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओपन हार्थ प्रोसेस और डुप्लेक्स प्रोसेस। ओके, ये हमने बात कर रखी है कि जो भी इंडिया में रेल का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ओपन हार्थ प्रोसेस है या डुप्लेक्स प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद विड्थ ऑफ द फुट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया सच एज वर्टनिंग। तो ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो हमने क्या बताया था कि जो फ्लैट होता है फ्लैट फुट होता है वो क्या करता है कि स्टेबिलिटी दे देता है, जिससे कि रेल बाय सेल्फ ओनली वो स्टेबल रहे। तो उसमें एक स्टेबिलिटी आती है और वो ओवरटर्निंग को रोकता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर उसके बाद मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रेल शुड बी, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि 72 kg/mm², ये सही है। फिर रेल स्पेसिमेन आर टेस्टेड बाय द फॉलोइंग वेट टेस्ट आर टफ टेस्ट। ये भी हमने लास्ट अपने जो भी लेक्चर थे उसमें हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। तो हमारा 1 कौन सा? हमारा 1 सही है। फिर उसके बाद 2 तो गलत है हमारा। फिर उसके बाद तीसरा भी सही है, और देखा जाए तो चौथा भी सही है। तो कौन सा है? 1, 3 एंड 4। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? फ्लैट फुट रेल जो है वो क्या करते हैं? आर ऑल्सो नोन एज द विग्नल्स रूल। सही है कि जो विग्नल्स साहब थे, एक ये इन्वेंटर थे इस रेल के, इस टाइप ऑफ रेल के, तो उनके नाम से इस रेल को जाना जाता है, तो विग्नल्स रेल भी बोला जाता है। फिर उसके बाद 52 kg जो पर मीटर रेल जो होती है और 60 kg पर मीटर रेल जो होती है वो ब्रॉड गेज में यूज होती है, या ये भी सही है। हमने ये भी देखा था अपने लेक्चर में कि 52 kg और 60 kg रेल हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद 60 mr जो रेल होती है आर यूज्ड फॉर द स्पीड मोर देन 130। सही है, क्योंकि 52 kg पर मीटर जो रेल होती है, 52 mr रेल जो होती है वो अप टू 130 ना। अगर इससे मोर देन बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है? मोर देन। तो मोर देन में हम कौन सा यूज करते हैं? 60। तो इसमें हमारा फर्स्ट भी सही है, फिर उसके बाद सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसमें हमारे ऑल ऑफ द एबो, डी ऑप्शन सही है। फिर हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द रेल टू द लोकोमोटिव एक्सेल लोड। तो इसको भी हमने लास्ट तो नहीं कह सकते, ये तो मेरे को नहीं याद है कौन से, लेकिन जो भी 3 हमने लेक्चर लिए हैं उसमें ये पॉइंट भी मेंशन है कि 1 in 510 कि अगर रेल का 1 kg का वेट है
तो फिर वो कितना बियर कर सकता है, 510 kg ऑफ एक्सल लोड ऑफ लोकोमोटिव। तो ये इसका रेशियो होता है। तो नेक्स्ट 6 नंबर, मैक्सिमम परमिसिबल वियर ऑन टॉप ऑफ द रेल कितना, ये 5% वेट ऑफ द रेल। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, कोरिगेशन आर क्रिएटेड एट द प्लेस वेयर ट्रेन एक्सेलरेट आर रिटार्ड। कोरिगेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो कोरिगेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब भी जहाँ पे रेल स्टार्ट होती है या फिर रेल रुकती है, तो जब रुकती है तो क्या होता है कि उसके ब्रेक जब अप्लाई होते हैं तो उसमें एक वाइब्रेशन के साथ व्हील का मूवमेंट होता है। मूवमेंट इवन नहीं होता, व्हील फिक्स हो जाती है, बट ड्यू टू इनर्सी ऑफ द रेल वो जो है वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ती है। तो वो क्या होता है कि उसमें एक वेव एक्शन या फिर उसमें छोटे छोटे डिप्रेशन फॉर्म हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कोरिगेशन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। फिर उसके बाद बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फिर हॉगिंग रेल इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील। अब हॉगिंग रेल, आपको मैंने बताया था कि जो हॉगिंग रेल होती है वो क्या होता है, उस केस में एक हॉक सा क्रिएट होता है, जहाँ पे जो रेल इंड होता है, जो जुड़ा हुआ होता है, वो उसमें क्या होता है कि एक हॉक सा क्रिएट होता है। और इसमें क्या होता है कि यही अगर जब रेल का पहिया उस पर गुजरता है तो एक शॉक या कहें तो जो बैटरिंग एक्शन है ये प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हॉगिंग जनरेट हो जाता है। तो हमारा ये भी सही है, दूसरा भी सही है। फिर उसके बाद किंग आर फॉर्म्ड वेयर द आइदर ब्रेक्स आर अप्लाइड और ट्रेन स्टार्ट। ये तो गलत है, क्यों, क्योंकि जब जहाँ पे ब्रेक अप्लाई होता है फिर स्टार्ट होती है वहाँ पे कोरिगेशन जनरेट होता है। किंग कहाँ पे होता है, ये नॉर्मली जॉइंट पे होता है, किंग जॉइंट पे होता है। अगर पैकिंग लूज होती है तब क्या होता है कि अगर हॉरिजेंटली या वर्टिकली जो भी उसका अलाइनमेंट पहले फिक्स था रेल के जॉइंट का, अगर उससे मूवमेंट हो गया हॉरिजेंटली या वर्टिकली, अगर वो थोड़ा सा मूव हो जाती है तो वहाँ पे एक जर्क सा क्रिएट होता है। जब भी ट्रेन वहाँ पे गुजरती है तो एक जर्क सा लगता है, किंक जनरेट हो जाता है, उसी को किंक बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसमें कौन सा सही है, 1 और 2 और बी ऑप्शन इसका सही है। फिर हम बात करते हैं बकलिंग ऑफ रेल। तो बकलिंग ऑफ रेल के बारे में अच्छे से हमने आपको समझाया था कि किसकी वजह से होता है। अगर जब भी ड्यूरिंग द समर सीजन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेल का एक्सपेंसन होता है। जब रेल का एक्सपेंसन होता है, अगर उसको प्रॉपर वे में या तो स्लीपर के साथ होल्ड है तब तो ठीक है, अगर वो एक्सपेंड होने का उसको मौका मिल गया और फाइनली अगर उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है जितना वो एक्सपेंसन क्रिएट हो रहा है उसमें, तब क्या हो जाएगा, बकलिंग क्रिएट हो जाती है। फिर या तो फिर अधिक क्रीप आ जाने के कारण भी, अगर क्रीप का मतलब समझते हैं ना कि जब भी रेल का मूवमेंट होता है तो उसकी पहिया क्या करते हैं कि अगर रेल आगे की तरफ बढ़ रही है तो पहिया और जो रेल होती है उसके बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है। और फ्रिक्शन किस तरफ काम करता है, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है रेल पे। तो रेल पे जब फोर्स लगता है तो वो पीछे की तरफ मूवमेंट उसमें होता है। अगर स्लीपर के साथ वो फिक्स नहीं है, उसमें जो भी फिक्स करने के लिए हमने नट बोल्ट या फिर कहे तो हम कीज का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो सही नहीं है तो रेल का एक मूवमेंट होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगी, तो उसको बोलते हैं क्रीप। अब अगर एक्सेसिव क्रीप हो जाए या फिर एक्सेसिव एक्सपेंशन हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बकलिंग जनरेट होती है। अब इस पॉइंट पे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा कि यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि बकलिंग ऑफ रेल में अगर ड्यू टू द इनएडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ जॉइंट, एडिक्वेट एक्सपेंशन जॉइंट। अगर हमारा इनएडिक्वेट एक्सपेंशन जॉइंट है, ओके सही है ये तो, कि हम अगर वो एक्सपेंड हो रही है और प्रॉपर वे में हमने एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं कर रखे, तब हमारी ये प्रॉब्लम अराइज होगी। दूसरा क्या बता रहा है, ड्यू टू एक्सेसिव क्रीप, ये भी सही है। तो इसमें बोथ ए एंड बी सही है, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अभी हम 9th क्वेश्चन पे जाते हैं। तो
क्या कह रहा है हमारा 9th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेल्डेड रेल्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द परफेक्ट जॉइंट एंड हेंस इंक्रीज द लाइफ ऑफ रेल। क्या कह रहा है कि वेल्डेड जॉइंट सेटिस्फाई करता है कैसे, परफेक्ट जॉइंट की जो कंडीशंस होती हैं उसको, और ये हमारी रेल की लाइफ को भी इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही, हमने देखा था अपने लेक्चर में जब वेल्डेड जॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने इसके बारे में भी बात की थी कि जो भी वेल्डेड रेल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वो क्या करता है, एक तो वो जो भी सबसे बेस्ट जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं वो जॉइंट होता है, और साथ साथ में ये रेल की लाइफ को इंक्रीज करता है। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे थे जो कि हमने बात किया था अपने लेक्चर में। फिर उसके बाद क्या बता रहा है कि वेल्डेड रेल ऑल्सो रिड्यूसेस क्रीप, क्रीप भी रिड्यूस करता है। कैसे, अभी हमने बात किया कि जब भी ट्रेन का मूवमेंट होता है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है रेल के ऊपर जो उसको पीछे की तरफ धकेलता है। अब जब हम रेल में जॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं, वेल्डेड जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि उसको पीछे जाने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता, जब हम फिश प्लेट की बात करते थे, फिश प्लेट के साथ हम जब जॉइंट देते थे उसमें हम क्या करते थे, थोड़ा सा गैप हम प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा गैप हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब भी अगर उसमें कोई फोर्स लेटरल डायरेक्शन में लगता है तो वो मूवमेंट हो जाती है रेल की, तो वहाँ पे क्रीप जनरेट हो जाती है। बस यहाँ पे हमने गैप छोड़ा ही नहीं, और स्लीपर के साथ प्रॉपर वे में होल्डिंग है। जब स्लीपर के साथ प्रॉपर वे में होल्डिंग है तो वहाँ पे क्रीप जनरेट नहीं होगा, तो ये क्या करता है, क्रीप को भी रिड्यूस करता है। इट डज नॉट प्रिवेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेंशन जॉइंट, इट डज नॉट प्रिवेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। हमने जब भी वेल्डेड जॉइंट के बारे में डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था कि ये क्या करता है कि जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं उसके रिक्वायरमेंट्स को घटाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इट डज नॉट प्रिवेंट, तो ये ऑप्शन हमारा क्या करता है, गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो 1 और 2 तो हमारे सही हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। नेक्स्ट, मिनिमम लेंथ ऑफ द लॉन्ग वेल्डेड रेल फॉर ब्रॉड गेज ट्रैकेज। जब हमने बात किया था LWR के बारे में, लॉन्ग वेल्डेड रेल के बारे में, तो ब्रॉड गेज के केस में कितना था, 200 मीटर, और मीटर गेज के केस में कितना था, 300 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। फिर हम बात करें कि ये कुछ हिंट्स दे रखे हैं, हिंट्स क्या, हिंट्स नहीं कह सकते, डायरेक्शंस दे रखे हैं कि जो भी 11, 12 और 13, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन होंगे उसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस केस में, अगर इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। फिर उसके बाद हमने डी ऑप्शन में क्या देखा कि डी ऑप्शन कब सही होगा, जब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, वाई लेइंग द रेलवे ट्रैक, जब भी हम रेलवे ट्रैक को ले करते हैं तो समटाइम्स टेम्परेरी ट्रैक इज ऑल्सो लेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग। जब भी हम रेलवे ट्रैक ले करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं कि एक साइड में ही हम टेम्परेरी ट्रैक हम बिछाते हैं कि हमारे जो भी मटेरियल यूज हो रहा है परमानेंट वे के फॉर्मेशन के लिए, उसके में बैलास्ट है, फिर और भी स्लीपर्स हैं, तो ये सारी चीज़ों की जो भी मटेरियल होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम एक टेम्परेरी हम ट्रैक बिछाते हैं। तो राइट स्टेटमेंट है, ऐसा हम करते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि टू डिस्टिंग्विश द टेम्परेरी ट्रैक, टू डिस्टिंग्विश द टेम्परेरी ट्रैक एंड फाइनल अलाइनमेंट, द फाइनल अलाइनमेंट इज सेट टू बी द परमानेंट ट्रैक। क्या कह रहा है कि दोनों में, अगर दोनों को अलग अलग हम बात करें कि दोनों में भिन्नता लाने के लिए, डिस्टिंग्विश का एग्जैक्ट मीनिंग मेरे अकॉर्डिंग, अभी जो वर्ड मेरे को समझ में आ रहा है उसमें कि दोनों को अगर भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं कि जो
फाइनल अलाइनमेंट होता है उसको हम परमानेंट ट्रैक बोल देते हैं, और जो हमारा टेम्परेरी ट्रैक रहता है उसको हम बाद में हम रिमूव भी कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन एक दूसरे का ये कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे कि नहीं हाँ ये कारण है उस चीज़ का। तो ऐसा नहीं है, बस स्टेटमेंट 1 है और 2 सही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट। फिर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ऑन द कर्व रेल, ऑन द कर्व रेल आर लेड एट अ स्लोप ऑफ 1 in 20 मीटर द स्लीपर्स। क्या कह रहा है कि ऑन द कर्व रेल, ऑन द कर्व रेल आर लेड एट अ स्लोप ऑफ 1 in 20 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद दिस प्रोसेस इज नोन एज एजिंग। एकदम सही है कि कर्व पे हम जब कर्व पे इवन हम स्ट्रेट पोर्शन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्लीपर होता है, स्लीपर पे ही हम क्या करते हैं, एक जो रेल को प्लेस करते हैं, एक एंगल पर प्लेस करते हैं। तो वो एंगल हम स्लीपर में ही प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर। तो हमारा बता रहा है कि ऑन द कर्व रेल आर लेड एट अ स्लोप ऑफ 1 in 20 मीटर द स्लीपर। इसमें थोड़ा सा हमें जो है सेंटेंस में थोड़ा सा कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है, बट इट्स ओके। हम ये स्टेटमेंट सही है, 1 in 20 में हम उसको ले डाउन करते हैं। फिर साथ में हम बात करें तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एजिंग। तो ये हमारा एजिंग कहलाता है। तो इसमें क्या है कि जो भी स्टेटमेंट 2 है, इसमें हम बात करें तो इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इसमें ये बता रहा है कि हम 1 in 20 में ले डाउन करते हैं, और ये बता रहा है कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग। ठीक है, एजिंग हम बोलते हैं, बट ये कोई कारण नहीं दे रहा है कि हम क्यों ले डाउन करते हैं। तो इट इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर उसके बाद बात करें तो कोनिंग ऑफ द व्हील इन रेलवे डज नॉट कॉज वियर टियर ऑफ द व्हील। कोनिंग ऑफ द रेल जो होता है इन रेलवे, वो क्या काज नहीं करता है, वियर और टियर ऑफ द रेल, राइट। सही है। द रेल आर टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 1 in 20 to reduce the wear and tear on the rails as well as on the tread of the wheel। दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 भी राइट है। तो यहाँ पे हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। सॉरी, एक बार पढ़ लेते हैं। कोनिंग ऑफ द व्हील इन रेलवे डज नॉट कॉज वियर टियर ऑन द व्हील and the rails are tilted at angle of 1 in 20 to reduce the wear and tear of the rail as on tread of the wheel। तो इसमें हमने देखा कि पहला क्या बता रहा है कि कोनिंग ऑफ द व्हील डज नॉट कॉज wear and tear, और फिर दूसरा क्या कह रहा है कि द रेल आर tilted at angle of 1 in 20 to reduce the wear and tear on the rail as well as on the tread of the wheel। So जो भी स्टेटमेंट 2 है उसका स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद ब्रीदिंग लेंथ LWR, वो क्या होता है कि जब भी हम लॉन्ग वेल्डेड रेल की बात करते हैं तो उसमें जो एंड का पोर्शन होता है, जो भी एंड का पोर्शन होता है वही इफेक्ट होता है ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज के कारण उसमें जो है हमारा एक्सपेंशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसमें एंड का पोर्शन, नॉट की होल लेंथ या फिर मिड पोर्शन भी नहीं रहता है, ना कि होल लेंथ होता है, बस केवल एंड का पोर्शन। तो इसमें क्या पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, एंड पोर्शन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर वेरिएशन, राइट। ये हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। फिर भी हम चेक करते हैं दूसरा क्या कह रहा है, एंड पोर्शन विच डज नॉट अफेक्ट। ये तो गलत है क्योंकि एंड पोर्शन अफेक्ट होता है।
फिर उसके बाद हम बात करें तो सेंटर पोर्शन का नाम सुनते ही ये गलत है। फिर उसके बाद सेंटर पोर्शन का नाम सुनते ही ये गलत है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। तो वर्टिकल वेयर ऑन टंग रेल शुड नॉट एक्सीड, हमने टंग रेल के नाम पे तो हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन जब हम आपको रेल के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया था कि जब उसका जो हेड होता है उसको प्रॉपर डीपनेस हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर उसमें वियर हो तो उसको 1 सेंटीमीटर तक वियर हम अलाउ कर सकें, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद हमको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा इसमें मैक्सिमम जो वियर अलाउ करते हैं कितना, 10 mm, ये 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रोलिंग रेल हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स, कौन सा डिफेक्ट रोलिंग रेल के अंतर्गत होता है। तो इसमें क्या बता रहा है सबसे पहले, स्प्लिट ऑन हेड ऑफ द रेल, गलत। फिर माइन्यूट डिप्रेशन एंड वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द रेल, ये सही हो सकता है। फिर इसके बाद स्प्लिट ऑन वेब पोर्शन ऑफ रेल, ये भी गलत। फिर स्क्वायर क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ द रेल, ये भी गलत। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि माइन्यूट डिप्रेशन, जब भी अभी हमने आपको रोलिंग ऑफ रेल बताया था, तो रोलिंग या कोरुगेशन, दो चीज़ बोलते हैं इसको, रोलिंग या कोरुगेशन। रोलिंग इसलिए कि कोरुगेशन फॉर्म होने के कारण जब भी रेल उसके ऊपर से गुजरती है तब क्या होता है कि उसमें एक रोलिंग का साउंड जनरेट होता है। कोरुगेटेड रेल के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो रोलिंग का साउंड जनरेट होता है, तो इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं रोलिंग ऑफ रेल। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अपना 70th क्वेश्चन के बारे में। तो शॉर्ट वेल्डेड रेल, अभी हमने बात किया था यहाँ पे लास्ट, हाँ यहाँ पे हमने बात किया था लॉन्ग वेल्डेड रेल के बारे में। अब शॉर्ट वेल्डेड रेल के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि वन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड्स ओनली एट द एंड, गलत, क्योंकि ये किसके केस में होता है, लॉन्ग वेल्डेड रेल के केस में होता है, LWR के केस में। फिर उसके वन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड्स थ्रू आउट इज इंटायर लेंथ, तो ये ऑप्शन सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। वन विच डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड एट ऑल, गलत। फिर उसके बाद आपका वन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड ओनली एट मिडल, ये भी गलत। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर हम नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं इसमें, वेल्डेड रेल्स आर प्रूव्ड टू बी इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ऑल्सो लो। फिर उसके बाद उसका सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन वेल्डेड जॉइंट द लेंथ ऑफ द रेल इज measured so the requirement of costly fasteners is reduced which leads to low initial and low maintenance cost। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि हमारा वेल्डेड रेल जो होता है इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस को भी घटाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉस्टली फास्टनर्स इज रिड्यूस्ड व्हेन लीड्स टू लो विच लीड्स टू लो इनिशियल एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बात किया, जब हम सॉरी आपको कुछ साउंड आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, सामने गाय है तो उसकी घंटी आपको सुनाई दे रही होगी। तो अब हम कंसंट्रेट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें अगर स्टेटमेंट पढ़े ऑप्शन पढ़े, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, और बोथ आर इनकरेक्ट। तो इसमें देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही है कि वेल्डेड रेल जो होता है वो इकोनॉमिकल और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी घटाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, किस वजह से घटाता है, वो भी सही बता रहा है इसमें कि दूसरे स्टेटमेंट में ये सही कह रहा है कि हाँ इसमें क्या होता है, जब लेंथ ऑफ रेल हम बढ़ा देते हैं तो इसमें फिश प्लेट और फिश बोल्ट को हम हटा देते हैं और वो हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट, फाइंड आउट द ब्रीदिंग लेंथ
रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक फॉर द डेटा गिवन। जब इवन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम ब्रीदिंग लेंथ निकालते हैं, तो प्लीज़ ट्राई इट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जो है इसका सोल्यूशन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो सॉल्व करिएगा और हो सके तो हमें आंसर भी करिएगा, कमेंट करिएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सक्सेस ऑफ द वेल्ड जो होता है, वेल्डर ड्रिल्स डिपेंड्स अपॉन। जो भी वेल्डर ड्रिल होता है उसका सक्सेस किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट वन, बेटर डिग्री ऑफ द फिक्सिटी ऑफ द रेल विद द स्लीपर्स। बेटर डिग्री ऑफ द फिक्सिटी ऑफ रेल विद द स्लीपर्स सही है। जितने अच्छे से रेल स्लीपर के साथ फिक्स रहेगी उसका पर्पस फिल होगा, अदरवाइज नहीं। फिर इसके बाद बता रहा है कि यूज ऑफ प्रॉपर बैलास्ट मटेरियल, राइट। ये भी सही बता रहा कि उसमें जो भी हमारा बैलास्ट का जो मटेरियल होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये बात कह रहा है कि प्रॉपर पैकिंग ऑफ द बैलास्ट सही है। फिर उसके बाद बेटर मेजर अगेंस्ट द बकलिंग ऑफ द रेल, बेटर मेजर अगेंस्ट द बकलिंग ऑफ द रेल, कि रेल को बकल होने से बचाया जा सके, तो उसके लिए प्रॉपर मेजर प्रोवाइड करें। मेजर इन द सेंस कि जो भी स्लीपर के साथ हम फास्टनर्स प्रोवाइड करते हैं, जो की प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड करें। उस पर हमारा डिपेंड करेगा सक्सेस ऑफ वेल्डर ड्रिल, राइट। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस भी इसमें कंटिन्यू मेंटेनेंस की तो ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं कोई डिफेक्ट जनरेट ना हो, तो it will also part of this। तो 1 2 3 4 5 तो all are correct। फिर हम बात करेंगे स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 21 के स्टेटमेंट 1 की। तो कोनिंग ऑफ द व्हील एक्ट एज ए ऑटोमेटिक हैंडल ऑफ द ट्रेन ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। तो जो कोनिंग होती है, हमने आपको बताया भी था किस प्रकार से ये काम करती है, कि जब स्ट्रेट ट्रैक पे गाड़ी चल रही होती है तो अगर उसका एक पहिया किसी एक पर्टिकुलर रेल पे ज़्यादा उसका पोर्शन अगर आ जाता है तो उसका जो बिगर डायमीटर होता है वो कांटेक्ट में आ जाता है रेल के, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने लगता है, जिससे कि एक फोर्स जनरेट होता है जो कि उसको मिडिल में लाने की टेंडेंसी रखता है, जिससे हमारी ट्रेन एक मिडिल पाथ में ट्रैवल करती है। तो वो क्या करता है कि जो ऑटोमेटिक हैंडल की तरह काम करता है, कि हैंडल करेगा, ऑटोमेटिक हैंडल प्रोवाइड करेगा हमारी ट्रेन को स्ट्रेट वे में चलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 तो इसका करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, वंस द ट्रेन मूव्स लेफ्ट और राइट फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ लाइन ट्रैक द डायमीटर ऑफ द व्हील इन दैट डायरेक्शन इंक्रीजेज एंड अनदर डिक्रीजेज, इट प्रोड्यूसेस द रिस्टोरिंग फोर्स एंड ट्रेन कम्स ऑन अ सेंटर लाइन। सो जो भी अभी हमने रीजन की बात की कि क्या कारण रहता है इस चीज़ के लिए, तो वो कारण स्टेटमेंट 2 में दे रखा है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका प्रॉपर वे में रीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या बता रहा है, अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें तो बोथ आर करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें किंक ऑन रेल फॉर्म्स ड्यू टू, किस वजह से किंक फॉर्म होता है। पहले क्वेश्चन आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने किंग के बारे में देखा भी कि किंग कैसे फॉर्म होता है। मैंने बताया था उसमें कुछ गलत स्टेटमेंट दे रखा था, तो यहाँ पे दे रखा है किंग बैटनिंग एक्शन ऑफ व्हील, इसकी वजह से तो क्या फॉर्म होता है, अपना हॉगिंग प्रोड्यूस होता है, तो ये तो नहीं होने वाला। फिर उसके बाद ड्यू टू द लूज पैकिंग ऑफ द जॉइंट्स, ये हो सकता है बट विल चेक द नेक्स्ट वन। ड्यू टू द इम्प्रॉपर बैलास्ट मटेरियल, इसका कोई इसमें रोल नहीं रहता है। यूज ऑफ द फीस प्लेट एट अ जॉइंट, अब फीस प्लेट तो जॉइंट में यूज होती ही है, वो तो कोई कारण नहीं हुआ ना, हो तो हमको यूज करना ही करना है, तो ये भी कोई कारण नहीं होता है। तो ये हमारा लूज पैकिंग अगर हो जाती है
रेल जॉइंट्स में, तो वहाँ पे हमारा क्या जनरेट होता है, किंक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें ऑन रेलवे ट्रैक, कोरुगेशन नॉर्मली अकर ऑन द स्ट्रेचेस वेयर। क्या कह रहा है कि ऑन रेलवे ट्रैक्स कोरुगेशंस नॉर्मली अकर ऑन स्ट्रेचेस वेयर ट्रेन स्टॉप और स्टार्ट। तो कोरुगेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे ट्रेन स्टॉप करती है, स्टार्ट करती है, हमने देखा भी था। फिर इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। तो पहले तो सही हो सकता है बट विल चेक नेक्स्ट वन। स्टील स्लीपर आर यूज्ड, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, स्लीपर जो है रेल के नीचे रहता है, कोरुगेशन ऊपर जनरेट होता है। फिर उसके बाद देयर आर हॉरिजेंटल कर्व्स, तो हॉरिजेंटल कर्व होगा तो कोरुगेशन नहीं जनरेट होता है। देयर आर वर्टिकल कर्व्स, तो वर्टिकल कर्व की वजह से भी कोरुगेशन नहीं जनरेट होता, तो कोरुगेशन यहाँ पे जनरेट होता है। फिर हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर कोनिंग ऑफ द व्हील। कोनिंग का कौन सा रीजन नहीं है, टू रिड्यूस द वियर एंड टियर, राइट। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द लेटरल फ्लैंजेस एंड रेल्स मूवमेंट ऑफ एक्सेल, टू प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द लेटरल फ्लैंजेस एंड रेल्स मूवमेंट ऑफ एक्सेल, व्हील चेक है ना। फिर उसके बाद सी का ऑप्शन देखते हैं, टू रिड्यूस द यूनिट वेट ऑफ द व्हील, ये तो कोई पॉइंट हमारे पास था नहीं। फिर टू प्रिवेंट द व्हील्स फ्रॉम स्लिपिंग टू सम एक्सटेंट, ये भी सही ठीक है कि भाई इससे भी बताता है। दूसरा भी बी ऑप्शन भी देख लो, टू प्रोवाइड, तो वैसे इसमें तो क्लियर हो गया कि ये कोई रीज़न नहीं होता है कोनिंग प्रोवाइड करने का कि हम उसके वेट को घटाना चाह रहे हैं, उसमें हम दूसरे और रीज़न होते हैं, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा इसमें अगर हम चेक मार्किंग करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सी। फिर उसके बाद 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेज आर 52 kg रेल मोस्टली यूज्ड। हमने बात किया था कि जो ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज में हम कौन कौन सा रेल इस्तेमाल करते हैं, 52 और 60 kg पर मीटर, ये दो रेल हम इस्तेमाल करते हैं। तो किस केस में, ब्रॉड गेज में, तो ये हमारे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम बात करें 27 में, तो इसके जो डायरेक्शंस दिए होते हैं वो मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, वो हम लोग इतना तो जानते हैं कि क्या क्या ऑप्शन सही, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि पहला, द ट्रीड ऑफ द व्हील्स ऑफ रेलवे वैगन आर नॉट मेड फ्लैट बट आर स्लोप्ड लाइक अ कोनिंग फ्रस्टम, राइट। कि जो भी हमारा जो रेलवे के व्हील होते हैं उसको हम स्ट्रेट न देके उसको एक स्लोप में बनाते हैं, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, कोनिंग। और नीचे दिया भी है, कोनिंग ऑफ द व्हील्स कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द रेल ड्यू टू द स्लिपिंग एक्शन। कोनिंग ऑफ द व्हील कॉजेज वियर एंड टियर ऑन द रेल्स ड्यू टू स्लिपिंग एक्शन। तो ये कह रहा है कि कोनिंग जो है क्या क्रिएट करता है, कोनिंग क्रिएट करता है वियर एंड टियर। कोनिंग ऑफ द व्हील्स कॉजेज वियर एंड टियर ऑन द रेल्स, बल्कि कोनिंग क्या करता है, वियर और टियर को तो घटाता है, तो ये तो गलत है। तो हमारा ए सही है, आर गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी, ठीक है, इसमें हमारा सी सही होगा। फिर उसके बाद 28 की बात करते हैं। तो 28 हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, द रेल शुड हैव द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, रेल शुड हैव मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन consist with strength, stiffness and durability, okay, right। फिर इसके बाद the center of the gravity of the rail section should preferably be very near to the mid level of the height of rail so that the maximum tensile and compressive strength or stresses are equal। तो ये भी सही है, हमने बताया भी था कि जब रेल का सेक्शन जो हम डिज़ाइन करते हैं उसे इस हिसाब से होना चाहिए कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पे काम करे, जिससे कि जो फ्लेक्सुरल एक्शन के कारण ऊपर वाले सेक्शन में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है और नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है और वो इक्वल है। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए भी सही है, आर भी सही है। तो मतलब इसमें लेकिन एक दूसरे का किसी का इसमें ये नहीं है कि कोई प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो हमारा
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, राइट फॉर दिस क्वेश्चन, बी। तो ये हमारे रहे 28, जिसमें एक क्वेश्चन हमने मेंशन नहीं किया था, एक क्वेश्चन के बारे में हमने अपने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, सो हम उसको मेंशन नहीं किए। शायद आई थिंक उसका थोड़ा सा फॉर्मेट भी ऐसा था कि हम टाइप करने में भी टाइप ना कर सके उसको, तो वो भी क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें मैंने उसके बारे में मेंशन कर दिया है, प्लीज़ वॉच दैट। ओके, थैंक यू।